तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हीरो से जिसने आखिरकार डेमन किंग को हरा दिया है। पूरी दुनिया को बचाने वाला हीरो राहुल सोचता है कि अब शांति आएगी और लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली दुस्वप्न भरी कहानी अब शुरू होने वाली है। डेमन किंग को हराने के बाद राहुल के मन में एक कड़वा सच बस चुका है। वह समझ चुका है कि अगर तुम बहुत अच्छे हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, और अगर तुम कमजोर पड़ जाओ तो वही लोग तुम्हें कुचल देते हैं। लेकिन तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। जिन लोगों के लिए राहुल ने अपनी जान दांव पर लगाई थी वही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। राजकुमारी, दरबार और बाकी लोग उसे अपराधी घोषित कर देते हैं। बिना किसी सबूत के उसे बांध दिया जाता है और मौत की सजा देने की बातें होने लगती हैं। राहुल समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। जिसने दुनिया बचाई वही आज सबकी नज़रों में गुनहगार बन चुका है। इसके बाद हम राहुल के टूटे हुए मन को देखते हैं। उसके अंदर गुस्सा, नफरत और धोखे का दर्द भर चुका है। वह सोचता है कि जिन लोगों को उसने बचाया उन्हीं लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसका दिल बदले की आग में जल रहा है। वह एक एक गद्दार को खत्म करने की कसम खाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा है, बदला। लेकिन तभी कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। राहुल खुद को एक सफेद, खाली सी दुनिया में पाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। वहीं उसकी मुलाकात प्रेम की देवी से होती है। यह देवी पहले से ही राहुल को देखती आ रही थी और उसके दर्द को समझती थी। राहुल देवी से पूछता है कि जब वह इतनी पीड़ा झेल रहा था तब वह सब देख रही थी ना। देवी दुखी होकर कहती है कि उसे राहुल का दर्द महसूस हुआ और उसे इस बात का पछतावा भी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर राहुल एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह देवी से कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे दोबारा जीवित कर दो, मुझे वापस भेज दो ताकि मैं उन सभी लोगों को मिटा सकूं जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और जब राहुल ये बात कहता है, उसके चेहरे पर हीरो वाली मुस्कान नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की मुस्कान होती है जो बदले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहीं से शुरू होती है एक हीरो की नहीं, बल्कि विश्वासघात और प्रतिशोध की कहानी। कहानी अब 1 साल आगे बढ़ चुकी है। हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ कोर्ज में, जहां हमारी राजकुमारी विक्टोरिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं। महल की नौकरानियां विक्टोरिया को सफ़ेद शादी का ड्रेस पहनाकर उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है। विक्टोरिया बाहर से सुंदर दिखती है, मगर उसका स्वभाव बेहद खतरनाक और घमंडी है। जैसे ही उसे ड्रेस पसंद नहीं आती, वह अचानक गुस्से में आकर नौकरानियों पर हमला कर देती है। बेचारे डर के मारे कांपने लगते हैं और बार बार माफी मांगते हैं। लेकिन विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए नौकर और आम लोग सिर्फ खिलौने हैं। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बस नया ड्रेस लाने का आदेश देती है। उसी समय रॉयल ऑनर्डर ऑफ चिवेलरी की कमांडर सैंडलर वहां आती है। सैंडलर एक गंभीर और जिम्मेदार योद्धा है। वह विक्टोरिया को बताती है कि पिछले 1 महीने से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं। राज्य के सैनिक रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। कई बड़े नेता किसी अनजान बीमारी से मर रहे हैं। मरने से पहले सभी लोग एक जैसी बातें बड़बड़ा रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन है। सैंडलर को महसूस हो रहा है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। इसलिए वह विक्टोरिया से अनुरोध करती है कि फिलहाल शादी की परेड रोक दी जाए। लेकिन विक्टोरिया की सोच बिल्कुल अलग है। वह हंसते हुए कहती है, अगर मेरे ऊपर हमला होगा भी तो मेरे सैनिक और जनता मेरी ढाल बनेंगे। आखिर मैं इस देश का सबसे कीमती खजाना हूं। दोस्तों, यह सुनकर साफ पता चलता है कि विक्टोरिया अपने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसके लिए पूरी जनता सिर्फ अपनी सुरक्षा का साधन है। सैंडलर अंदर ही अंदर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना निर्दयी और स्वार्थी कैसे हो सकता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा संकेत देती है। राज्य में जो रहस्यमय हत्याएं और बीमारी फैल रही हैं, उनका संबंध शायद किसी ऐसे दुश्मन से है जो अभी तक सामने नहीं आया है। राजधानी की सड़कों पर जबरदस्त उत्सव का माहौल है। पूरे राज्य के लोग अपनी राजकुमारी विक्टोरिया का स्वागत कर रहे हैं। हर तरफ से फूल बरस रहे हैं और लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं, राजकुमारी विक्टोरिया की जय, आप हमारी ढाल हैं, हमें हाथ हिलाकर नमस्ते कीजिए। बाहर से विक्टोरिया मुस्कुरा रही है और जनता का अभिवादन कर रही है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है।
लोगों की तारीफें सुनकर वह सोचती है, हाँ यही तो है, यह समर्थन, यह प्यार, यह सम्मान कितना अद्भुत लगता है। तभी उसके साथ चल रहा युवक काउंट एमिल ऑक्लेयर उससे बात करता है। वह बताता है कि राज्य के सभी नागरिक उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन विक्टोरिया के मन में उसके लिए कोई प्रेम नहीं है। एमिल अचानक शादी की बात छेड़ देता है। वह गर्व से कहता है कि उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि विक्टोरिया जैसी लड़की से विवाह करना चाहिए, और उसे पूरा यकीन है कि जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर विक्टोरिया अंदर ही अंदर चिढ़ जाती है। उसके मन में आता है, मुझे इस मम्मी के लाडले बेवकूफ़ की बातें अब हमेशा सुननी पड़ेंगी क्या? लेकिन फिर भी वह खुद को शांत रखती है। इसके बाद उसके असली विचार सामने आते हैं। वह सोचती है कि एमिल उसके लिए सिर्फ एक उपकरण, टूल है। उसकी योजना है एमिल से शादी करना, उसे एक बेटा पैदा करना, उस बेटे को सिंहासन पर बैठाना और फिर पूरे राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेना। यानी विक्टोरिया का लक्ष्य प्रेम नहीं बल्कि राजसत्ता, पावर है। वह एमिल का मूल्यांकन करती है। उसकी खानदानी पृष्ठभूमि अच्छी है, वह मूर्ख है और दिखने में भी अच्छा है। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर वह सोचती है, अगर मुझे सिर्फ सुंदर चेहरा ही चाहिए होता तो हीरो उससे कहीं बेहतर था। यहीं पहली बार हीरो का जिक्र आता है। समारोह आगे बढ़ता है और राज्य का महान नायक मंच पर आता है। वह घुटनों के बल झुककर शपथ लेता है, मेरा नाम राउल है, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, मैं दानव राजा को हराऊंगा। मैं इस राज्य और दुनिया में शांति वापस लाऊंगा। पूरा दरबार उसकी बहादुरी से प्रभावित हो जाता है। विक्टोरिया भी उसे देखती है, लेकिन वह उसकी ताकत या प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होती। उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं उसकी आंखें। राउल की आंखों में कोई लालच नहीं है, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ ईमानदारी और दृढ़ संकल्प है। और तभी विक्टोरिया के भीतर एक खतरनाक भावना जन्म लेती है। वह राउल को देखते हुए सोचती है, वे ईमानदार आंखें, मैं उन्हें भ्रष्ट करना चाहती हूं। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ जाती है। फिर पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है। विक्टोरिया कहती है, तुम मेरे सबसे पसंदीदा थे, लेकिन तुम्हारी मौत बहुत जल्दी हो गई। मैं तुम्हारे चेहरे पर निराशा देखना चाहती थी। इससे साफ हो जाता है कि विक्टोरिया को राउल में सिर्फ प्रेम रुचि नहीं है, वह एक ऐसी लड़की है जिसे अच्छे और पवित्र लोगों को टूटते हुए देखने में आनंद मिलता है। अंत में वह राउल को देखते हुए सोचती है, हीरो, तुमने मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया था? यहीं पर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी समय विक्टोरिया ने हीरो राउल को अपने पक्ष में लाने या शायद विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। और शायद यही बात आगे की पूरी कहानी और विक्टोरिया के जुनून की शुरुआत बनेगी। फिर वह पुजारियों को बुलाती है, क्योंकि अब एक खास धार्मिक समारोह शुरू होने वाला है। पुजारी भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, इन दोनों को सुख और आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन राजकुमारी की आंखों में सम्मान नहीं बल्कि लालच और पागलपन दिखाई दे रहा है। वह चाहती है कि पुजारी वही शब्द बोले जो उसकी सत्ता को और मजबूत कर दें। समारोह आगे बढ़ता है। चारों तरफ फूल बरस रहे हैं, लोग खुशी से देख रहे हैं। राजकुमारी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत पूरी हो चुकी है। वह सोच रही है, आज से मेरे गौरवशाली युग की शुरुआत होगी। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। एक पुजारी अचानक बोलता है, ब्लेस हर हाइनेस द प्रिंसेस। ये शब्द सुनते ही राजकुमारी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि यह आवाज, यह लहजा कहीं उसने पहले भी सुना है। अचानक चारों तरफ खून के छींटे उड़ने लगते हैं। लोग एक एक करके मरने लगते हैं। पूरा समारोह चीखों से भर जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मरते हुए सभी लोग एक ही वाक्य दोहरा रहे हैं, ब्लेस हर हाइनेस द प्रिंसेस, जैसे किसी ने उन पर श्राप डाल दिया हो। राजकुमारी अब घबरा चुकी है। वह उस रहस्यमयी पुजारी को घूरती है। फिर उसे कुछ दिखाई देता है, काले बाल, जलती हुई लाल आंखें। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंधती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सामने खड़ा व्यक्ति वही हो सकता है। और तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है।
पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समय हो गया प्रिंसेस। राजकुमारी की सांसें रुक जाती हैं। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। वह चिल्लाकर कहती है, यह असंभव है। मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। लेकिन सामने खड़ा आदमी हंस पड़ता है और जवाब देता है, मैं नरक की गहराइयों से वापस लौटा हूं। अब उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदला दिखाई देता है। फिर वह शब्द बोलता है जिसका इंतजार शायद पूरी कहानी कर रही थी, मैं तुम सबसे बदला लेने के लिए वापस आया हूं। और तभी राजकुमारी भय से उसका नाम पुकारती है, हीरो राउल। दोस्तों, इस चैप्टर का एंड यहीं होता है। अब राउल वापस आ चुका है और उसका मकसद साफ है, बदला। अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा कि राउल ने मौत से वापस आने के बाद क्या हासिल किया और राजकुमारी के लिए उसने कितना भयानक प्लान तैयार किया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको राउल की एंट्री कैसी लगी। और ऐसे ही शानदार मैनवा, मंगा और वेबटून एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और कीप रीडिंग।